Right, so good morning to everyone present here. And we have amongst us two very bright stars, different industries, but nonetheless doing a lot of contemporary work as well. And so I'm going to first start with Abhiruchi. So, when we talk of lyrics, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो खुद भी कुछ लिखते हैं. डू यू गाइज राइट? इज देयर एनीवन हु राइट्स? कैप्शन तो लिखते ही हो, मतलब इंस्टाग्राम पे, हाँ कुछ तो लिखते ही हो. और उसे और क्रिएटिव कैसे बनाएं? दिस इज ऑलवेज समथिंग विच वी वांट टू काइंड ऑफ डू, राइट? बट अ प्रोफेशनल लिरिसिस्ट, हाउ डज वन बिकम वन? सो कैसे लिरिसिस्ट कैसे बना जाता है? मतलब मैं लिख रहा हूँ, कोई म्यूजिक कंपोजर मुझे फोन करके बोलेगा हे नाइस रील डूड, ऐसे तो नहीं होता. आई विश ऐसा होता. तो पर होता कैसे नहीं. होता है? तो सबसे पहले आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि एक बेसिक सेंस ऑफ मीटर, रिदम, राइम ये होना ज़रूरी है, मुझे लगता है. क्योंकि शायरी लिखना एक बात है, पोइट्री लिखना एक बात है, पर जब आप गाने लिखते हैं तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. आपको एक सेंस ऑफ मीटर, लाइक आई सेड, राइम होनी चाहिए, मीटर होना चाहिए, और आपको एक बहुत लिमिटेड कैनवस होता है जिसके अंदर आपको इट हैज़ टू मेक सेंस एंड दैट इज़ वेल. सो अगर आपको लगता है यू हैव दैट इन यू, तो मैं अपनी जो टेक्निक थी मैं उसके थ्रू बता सकती हूँ. बिफोर आई बिकेम अ लिरिसिस्ट, मैं अपनी फेवरेट धुन ले लेती थी किसी भी फिल्म के गाने की जो मुझे पसंद था, और मैं उस पर अपने शब्द लिखती थी, अपनी लिरिक्स लिखती थी. और फिर तब मुझे ये पता लगा कि हाँ, मुझे मीटर पे लिखने का, आई नो हाउ टू राइट इट ऑन मीटर. आई हैव अ सेंस ऑफ रिदम एंड राइम एंड टू पुट वर्ड्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिलेबल्स का पता होना भी बहुत ज़रूरी है. राइट. सो अगर ये आपको है और आपको लगता है, तो आई थिंक द फर्स्ट एक्सरसाइज शुड बी टू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव नो बैकग्राउंड एट ऑल एंड वर जस्ट स्टार्टिंग आउट, कि आप अपने फेवरेट गाने लो, उस पे लिखो. एंड देन आई थिंक अभी बहुत ही 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो वो टाइम नहीं था शायद इतना ज़्यादा, बट इट्स सो ईजी टू रीच आउट टू पीपल, to reach out to your favorite composers and send them your sample of work. And I think this is the way to go about it, and this is exactly how I started my journey 10 years ago. So now that you've mentioned the start of your journey, me and Abhiruchi know each other for 10 years when she was first nominated for her first song as the upcoming lyricist. And the song was बुद्धू सा मन. और उस गाने का जो 10 साल पहले मैंने सवाल पूछा था वो मैं आज फिर से पूछता हूँ. क्या था वो सवाल? मुझे याद है वो सवाल कि वाई डज वन कॉल मन बुद्धू सा, मतलब ये क्या इमेजिनेशन है कि अरे बुद्धू सा मन, अरे मन तो मेरा बहुत अच्छा है, चंचल है, सुंदर है, खूबसूरत है, बुद्धू क्यों बुलाना है उसे? तो मुझे याद नहीं है 10 साल पहले मैंने जवाब क्या दिया था. क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, फिर भी मुझे आंसर नहीं पता. बट एक तो आई डू फील दैट मन इज़ लाइक अ मंकी, हम सबका ही. तो वो जितनी हमारे दिमाग में खुराफातें चलती हैं और शैतानियाँ चलती रहती हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारा मन बेवकूफ़ है, बुद्धू है, बच्चा है. हम जितने साल के हो जाएं, पर मन 5-year-old चाइल्ड है जिसको कैंडी स्टोर में कैंडी भी चाहिए. और लाइक अगर हम अपनी आज के ज़माने में, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट. बट मैंने बुद्धू सा मन इसलिए भी लिखा था क्योंकि उस गाने की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे मुझे बात करनी थी एक 80-90-year-old मैन जिनका बर्थडे हो रहा है. एंड ही इज़ एक्चुअली, इफ यू सीन द फिल्म कपूर एंड सन्स, ऋषि कपूर इज़ एन 80-90-year-old मैन, बट वो सबसे छोटे हैं घर में. तो अगर उनकी मेंटल एज देखी जाए, हु इज़ फेकिंग हिज ओन डेथ एंड डूइंग दीज क्यूट थिंग्स एंड एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड. And that's where it came from, that बुद्धू सा मन है, because it's about him and how he is. But मुझे लगता है कि मन actually बुद्धू होता है, और बुद्धू का मतलब डम वाला बुद्धू नहीं है. बुद्धू में एक शरारत है, एक ब्यूटी है, एक खूबसूरती है, एक बचपना है. So क्या एक लिरिसिस्ट या फिर एक आर्टिस्ट होने के लिए इन जनरल डज वन नीड टू बी इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, रोमांटिक, या फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता है? हाउ डज दैट वर्क? ब्यूटिफुल. आई थिंक बहुत ही, ये सवाल बताया नहीं था पूछूंगा, पर ये बहुत अच्छा सवाल है. ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल बात है कि आई फील पर्सनली, एंड आई डोंट नो भार्गव व्हाट यू फील, दैट अगर आप इनोसेंट
एक वो इनोसेंस बहुत ज़रूरी है फॉर योर पोएट्री, फॉर योर सॉन्ग्स, फॉर एनी काइंड ऑफ आर्ट दैट यू आर डूइंग, एंड ट्राई एंड होल्ड ऑन टू दैट इनोसेंस, डोंट लेट इट गो. यू नो, इट्स सो ईजी टू गेट कैरिड अवे, बट आई थिंक वो इनोसेंस होना बहुत ज़रूरी है. और तभी वो आर्टिस्ट की कारीगरी में दिखता है वो इनोसेंस. नहीं, इनोसेंस तो हम में भर भर के है, पर दुनिया कैसी है हम जानते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू, बट आई थिंक व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट और जब उसका अडेप्टेशन हम देखते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी शायद झलकनी चाहिए. Bhargav is also with us, and Bhargav is a very talented lyricist, musician, an artist in general. विट्ठल तीडी करके एक गुजराती सीरीज आई थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो. प्रतीक गांधी ने उसमें एक्ट किया है. सो भार्गव वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व. ही वॉज अ स्क्रीन राइटर एंड एडी. ऑल्सो बहुत सारे गाने हैं. हाल ही में एक बहुत पॉपुलर गरबा के टाइम हुआ था, गोरी तमे मन डाली धामो ही राज. आपने सुना है? भार्गव ने लिखा है. तो सो भार्गव के लिए मेरा पहला सवाल, वैसे हम लोग बैक स्टेज बैठ के बहुत सारे सवाल डिस्कस कर रहे थे, एंड आई एम आस्किंग देम कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन. सो आई एम नॉट आस्किंग देम एनीथिंग फ्रॉम व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू भार्गव इज, व्हाट डू यू डू फॉर योर हेयर केयर रूटीन? जैसे कि आज यहाँ पे आना था तो मुझे लगा शैम्पू करना चाहिए, तो जो शैम्पू हाथ में आया मैं करके आ गया. ऐसे उतना टाइम नहीं मिलता है, वरना तो कटवा के साफ सुथरा रहता. हाँ, तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. So, so how does one become an artist in the Gujarati industry? कारण के Gujarati industry relatively is quite new, or not new, but the new trend is new. Gujarati industry has been here for decades, Right. but a new wave has come in, right? So how does one approach directors or music directors or producers? How does that happen? What's the process? मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें नहीं है जैसे उधर होता है इधर. खाली बात तादाद की है कि चूंकि ये पिछले 10 साल से एक नया ट्रेंड चला है और हम नए नए हैं, तो कंपेरेटिवली कम लोग या कम प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे है जो काम कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है उस तरीके से एक ईजी भी है अप्रोच करना, क्योंकि आप रोज़ नए लोगों को जाके मिलो और कहीं कभी दाल गलेगी ये नहीं करना है आपको. आपके लिस्ट में 5 या 7 ही लोग हैं जिससे आपको मिलना है, और आप इजीली मिल भी पाते हो. खाली इंस्टा पे डीएम करके अटक जाना है उतना नहीं होता आप, और लोग मिलते हैं. उतना कोई यहाँ पे अभी वो स्टारडम वाला बात नहीं हो गया कि कोई अप्रोचेबल ही नहीं रहता है. तो आई थिंक ईजी है यहाँ पे करना, पर प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है. जैसे कि अभी फर्स्ट सवाल आपने अभिरुचि को किया था कि भाई कैसे लिरिसिस्ट कोई बने, Right. तो और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लोग जब भी ये सवाल करते हैं तो उसमें कैसे बने, उसमें वो मीनिंग होता है कि ब्रेक कैसे मिला, चांस कैसे मिले. मान लो चांस मिल भी गया किसी तरीके से, तो दूसरा सवाल ये है कि क्या उसके लिए आप तैयार हैं. मतलब एक चांस मिलना एक अलग, मतलब एक लिरिसिस्ट बनने की चाह होना एक अलग चीज़ है, और लिरिसिस्ट बनने के लिए तैयारी होना एक अलग चीज़ है. मान लो मुझे चांस आज मिल भी गया, तो क्या उसको मैं क्रैक कर पाऊंगा. नहीं, but so I understand what you're saying, but this question is to both of you. तो how does one, मतलब ये कोई थोड़ा MBA है यार, कि मैंने 2 साल कोर्स कर लिया, मेरे पास अब सर्टिफिकेट आ गया, मैं IIM से ग्रेजुएट हुआ, मुझे 70 लाख का पैकेज मिल गया. ऐसे तो नहीं होता ना. So how is one prepared? There are no courses for being a lyricist, right? ऑफ कोर्स. या तो जैसा मैंने पहले कहा था कि पहला जज आप खुद होगे. आप अपने पसंदीदा गाने उठाओ, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज क्षितिज, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ इस बात पे. और आप उस गाने पे लिख के देखो. अब जैसे कोई गाना हो, फॉर एग्जांपल कोई भी गाना उठा लो, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, इसमें सिलेबल है. अब इसकी दूसरी लाइन अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? लेकिन तुम्हारे बिना आजकल नींद नहीं आती है, देन इट्स नॉट अ सॉन्ग, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ सिलेबल. सो आई एम सेइंग पहली एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि आप क्या उस मीटर पे, उस रिदम पे लिख पा रहे हो. ऑल्सो व्हाट भार्गव सेड कि ब्रेक मिल भी गया, तो आई थिंक, एंड दैट्स नॉट फॉर यू, दैट्स फॉर एवरीवन. रोज आप अपनी राइटिंग करते रहो, यू हैव टू कीप होनिंग योर स्किल्स. तो वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बट अगर आपको शौक है तो योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर कि आपको लिरिसिस्ट क्यों बनना है. इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने को बनना है, और यू रियली लाइक डूइंग इट, डज इट गिव यू दैट जॉय. इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हो तो यू कैन फॉलो हर, अभिरुचि चांद, ऑन इंस्टाग्राम.
ભાર્ગવ 28 on Instagram એવું જ છે ને તો શું છે सिंपल भार्गव_पुरोहित भार्गव_पुरोहित and RJ Kshitij on Instagram थोड़ा सेल्फ प्रमोशन कितने कितने लोग हैं गिनते ले उतने बढ़ेंगे या नहीं आज चेक करूंगा मैं जाके no but so language is receptive right any language जैसे English is a language which has changed over the years every year Oxford Dictionary adds more and more new words from different languages or dialects from the world and which kind of consumes it as its own so अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने दिए हैं इंडियन लैंग्वेजेस ने दिए हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शैम्पू सो many people don't know that the origin of shampoo is an Indian word called champi चंपो से चंपी चंपी से शैम्पो और फिर शैम्पू हो गया तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और लैंग्वेज चेंज होती रहती है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी और इंग्लिश नाउ इन 2023 यू नो तो जेन जी का तो पूरा लैंग्वेज ही अलग है ये तो ब्रो से बात करते हैं मतलब कुछ लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड को भी ब्रो करके बुलाती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मैं इन द राइट प्लेस बट दैट्स हाउ दे टॉक राइट तो so do we also then adapt to that change in our songs आई थिंक वो हुआ है और काफ़ी गानों में देखने को मिल रहा है मतलब ये लैंग्वेज भी देखने को मिल रहा है बशर्ते कि जिस कहानी के लिए आप गाना लिख रहे हो या जिस कैरेक्टर के लिए लिख रहे हो वो आपको ये अलाउ करता है कि नहीं अगर वो है और एज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव किसी फिल्म के लिए आप गाना लिख रहे हो तो वो बिल्कुल ही आना चाहिए क्योंकि वो कैसा लगेगा कि यू नो जिन लिंगोस की हमने बात की उसमें पूरी फिल्म का लैंग्वेज चल रहा है और अचानक से वो लोग पोएट्री में चले गए ख्यालों में तो एक आप गाने को एक स्टैंड अलोन तरीके से ले भी लेते हो कि हाँ ठीक है अच्छा गाना है पर वो एज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव आपको एक झटका सा देता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल होना चाहिए बट हाँ मतलब और ये भी नहीं है कि जैसे पोएट्री आती ख्याल से वो सिर्फ वर्ड से नहीं आती मतलब भारी भरकम वर्ड्स यूज कर लिए उसके लिए मतलब वो पोएट्री या ख्याल अच्छा है वैसा नहीं है हाँ कई बार सिंपलेस्ट और बहुत ही रूटीन शब्दों में भी आप कोई अच्छा सा थॉट देके निकल सकते हो या दैट्स ट्रू आई एग्री टू दैट या मैं बस इसमें ये बोल रही थी कि आई थिंक चेंज बहुत ज़रूरी है चेंज इज़ लाइक दे से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट तो ये अज्यूम करना या एक्सपेक्ट करना कि नहीं बदले लैंग्वेज इज़ अ लिटिल अनफेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग of course it will फैशन फूड प्रेफरेंसेस Yeah. द वे वी लिव द Yeah. लाइफस्टाइल एवरीथिंग art itself changes yeah movies that exactly we saw say 10 years ago Exactly. are not relatable now एग्जैक्टली सो ऐसे में ये सोचना कि लैंग्वेज वही रहे वो इम्पॉसिबल है एंड थोड़ा अनफेयर भी है और मुझे लगता है कि जैसे एक बार मैंने कहीं फेसबुक पे लिखा था कि पहले हम बोलते थे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों अब हम अनफ्रेंड बोल के काम चला लेते हैं अनफ्रेंड से काम नहीं चलता मैडम ब्लॉक करना पड़ता है सो आई एम सेइंग ये एक बहुत वो है और जो भार्गव ने कहा जस्ट टू ऐड टू इट कि भारी भरकम वर्ड्स को लिख लेना जो काफ़ी बार देखने को मिलता है इनफैक्ट मुझे लगता है ब्यूटी यही है चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो कि आप कितनी सिंप्लिसिटी और इजीली कोई बात कह के निकल सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग वो भले लगता हो कि अरे ये बहुत ईजी है बट इट्स नॉट दैट ईजी इट्स एक्चुअली वेयर द चैलेंज लाइज आसान ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है मतलब हाँ। वाह क्या बात है इसमें एक बात मतलब आपने जो रेफरेंस दिया तो एक जोड़ना चाहूँगा जैसे कि एक गाना मुझे याद आया कि जैसे हनी हनी कर सैया मून पे पहुंच गए जनवरी का सोचू सैया जून पे पहुंच गए अब समझ में आता है ना बात क्या है कि वो उतावला हो रहा है अब ये किसी पुराने गाने वो ठुमरी अंदाज में होता है कि यू नो सैया की बेकरारी की कोई उर्दू वर्ड्स या कोई अवधी वर्ड्स में ये इमोशन तो यही है कि उससे संभला नहीं जा रहा है उससे रहा नहीं जा रहा है तो उसके उतावलेपन की बात इधर बेसिकली हो रही है तो इस तरीके से बोली बात तो आई थिंक एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है इमोशन तो है ही पर बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं कुछ गानों में जिनसे शायद मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता फॉरगेट आवर पेरेंट्स कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार गटका ले सैया अल्कोहल से मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो ये एक्सप्रेशन कोई और तरीके से भी तो बता सकते थे ना नहीं फिर वो एक अलग स्पेस है तो चॉइस की बात है क्रिएटिव चॉइस हाँ और जो मैं कह रही थी कि लैंग्वेज का बदलना ज़रूरी है बट एट द कॉस्ट ऑफ दिस आई डोंट रियली अग्री यू नो तो देयर इज अ थिन लाइन जैसे बहुत सारे गाने हैं जहाँ बहुत आराम से हम एक इंग्लिश के एक वर्ड्स यूज़ करके निकल जाते हैं और खटकता नहीं है बिकॉज वो हमारी डेली लिंगो का पार्ट हो चुका है वो शब्द लेकिन अगर ऐसे कोई गाने और भी कुछ गाने कभी कभी सुनने को आते हैं जो एट्रोशियस होते हैं और वो आई डोंट अग्री और सपोर्ट एट ऑल सो
Well, I'm not even getting into बादशाह's lyrics, तो वो तो पूरा टॉपिक ही स्किप कर देंगे, नहीं तो ये अलग डायरेक्शन में चल वो फिर अलग लिट फेस्ट हो जाएगा वो कुछ अलग ही लोग लिट हो जाएंगे Okay, so if there's any question from the audience, we'd like to take them. You can just raise a hand and I can send the mic to you or whatever, or we can just keep talking because we, as it is, keep talking. Before I take a question or before a question comes, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है. ये एक गाने में भी ये सवाल होता है कि गाने की धुन पहले बनी या उसके वर्ड्स पहले लिखे गए. What happens first? Which process happens first? बताइए. दोनों ही तरीके से काम होता है. ये बहुत अगेन उतना ही पुराना सवाल है मुर्गे और अंडे वाला ये. पर हाँ, पहले की फिल्म में ये होता था कि लिरिक्स काफ़ी पहले लिखे जाते थे और फिर उन पे धुन बनती थी, ऐसा होता था. फिर एक फेज़ वैसा भी आया कि लिरिक्स भी लिखे जाते थे, धुन भी बनती थी. फिर अभी के फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये होता है कि धुन पहले बनती है. मतलब मैं अब दोनों ही सूरत में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंपोज़र भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पहले धुन सुनना होता है. अगर धुन अप्रूव्ड है तो फिर लिरिक्स एक टाइम पे चल भी जाएंगे. दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, बट हाँ, पर वैसा होता है कई बार कि हाँ ये बज रहा है मेरे दिमाग में, ये ट्यून अच्छा है, तो आधा थ्रू उनके लिए हो गया कि हाँ भाई ये गाना हिट हो जाएगा या गाना चल जाएगा, whatever whatever. Okay. तो ज़्यादातर टाइम ये होता है कि आपको और अगर आप किसी कंपोज़र के साथ में लिरिसिस्ट के तौर पे काम भी कर रहे हो तो वो अटकेगा तो नहीं आपके लिए, वो कुछ भी जिब्रिश गा देगा और उसका ट्यून तो बना लेगा और फिर आपको ट्यून देगा. तो ज़्यादातर आपको ट्यून्स पे लिखना होता है. बिल्कुल वैसा नहीं है कि हर बार आपको ट्यून पे ही लिखना पड़ता है. कई बार ये होता है कि आप शब्द पहले लिखते हो और उस पर कंपोज करते हैं, उसके बाद कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ भी उसमें करना पड़ता है. दैट्स द प्रोसेस. बट अगेन दोनों ही तरीके से चीज़ें हो सकती है. और ख़ास एक चीज़ खाली लास्ट ऐड करना चाहूँगा कि कंपोजिशन की बात करें तो पहले के कंपोजिशंस भी बहुत ही क्लासिकल मीटरिंग था उसका, जो पोइट्री का भी रहता है, और अभी का फ्रेजिंग बहुत अलग हो गया है. मतलब आप शायद रिलेट कर पाए किसी कंपोजर के साथ में, आप जब लिरिक्स लिख रहे हैं कि एक लाइन का जैसा मीटर मिला, ज़रूरी नहीं कि दूसरी लाइन का उतना ही मिले, या थर्ड लाइन जो ब्रिज बनता है, थोड़ा टेक्निकल बात है, तो वो वही होता है. वो कई बार उसको ला ला करके उसने छोड़ दिया और दो ही वर्ड के लिए जगह वहाँ पे बचाई, तो वो फिर आपको उसी के हिसाब से वो कपड़ा सीना पड़ता है, हाँ, जैसा आपको मिला है. तो उस हिसाब से फिर वो आप वो पकड़ के नहीं बैठ सकते, यू नो, कि वो उस टाइम पे वो भी आना चाहिए आपको कि मेरे को इधर दो ही वर्ड मिल रहे हैं, ये इमोशन है और मुझे अपना थॉट भी कंप्लीट करना है, तो मैं कैसे करूं. तो वो अब के ज़माने में लिरिसिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्यून के स्ट्रक्चर को समझें और ट्यून वाइज भी गानों को एक अप्रोच करें. या आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग तब होता है जब धुन पहले मिल जाती है एज अ लिरिसिस्ट. क्योंकि बट मुझे वो बहुत एक्साइटिंग भी लगता है भार्गव, फॉर सम रीज़न मुझे बहुत मज़ा आता है. कभी कभी जब बोला जाता है तो आप लिख लो, एंड एटलीस्ट इन द इंडस्ट्री दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा धुन मिल जाती है. इन माई केस मैंने बहुत बार देखा है कि कंपोजर्स वांट कि आप लिख दो देन आई विल कंपोज. जैसे अच्छा. ठहर जा जब मैंने लिखा अक्टूबर फिल्म का गाना, जी. तो प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई, उन्होंने बताया ये सिचुएशन है फिल्म में और द गर्ल इज ऑलमोस्ट डाइंग, शी इज इन द आईसीयू एंड द हीरो is feeling that pain of losing her. He doesn't know how to let her go. And I came back home and he said that you write something and then we'll compose. And I came back home, I remember, and I wrote Saal Badla, and this girl has really changed him slowly, like how if you've seen the film you would know. Have you seen October? कितने लोगों ने ये फिल्म अगर नहीं देखी है तो ये देखना. वरुण धवन भले ही वो सुपरस्टार अलग लेवल का है, पर इस फिल्म में उसने बहुत अलग किस्म की एक्टिंग की है. And it's a very different film, very sensitive, not an artsy film, but still a very nice a film that you can, you know, watch. मजा आएगा. जी. So तो फिल्म की कहानी जो मुझे बताई थी उसमें ये भी एक हिंट था कि कैसे ये लड़का है जो बहुत ही बिटर है, बहुत स्नैपी है, इरिटेबल रहता है, और वो कैसे धीरे 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 दिस गर्ल इज चेंजिंग हिम. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने लिखा था साल बदला हाल बदला तेरे आने से, जिंदगी का ख्याल बदला तेरे आने से. Now there is no music that was given to me, but if you look at the lines, there is a certain rhythm, there is a certain there's a syllable. rhythm, साल बदला हाल बदला तेरे आने से, जिंदगी का ख्याल बदला तेरे आने से. So
And then I wrote जरा जरा डूबा डूबा रहता हूँ ठहर जा तू किसी बहाने से. And then Abhishek Arora, who is the composer of the song, composed it. तो दोनों तरीकों से होता है, पर मुझे लगता है कि जब म्यूजिक नहीं होता है तो आपका कैनवस बहुत बड़ा होता है. आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है, और अगर म्यूजिक मिल जाता है तो आपका कोई बहुत ही फेवरेट वर्ड हो विच यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग, बट आपको अलविदा कहना पड़ता है उस वर्ड को बिकॉज वो फिट नहीं हो रहा है. सो आजकल एक्चुअली देयर इज येट अनदर चैलेंज. अभी के समय में क्या हो रहा है ना कि अभी गाने नहीं लिख रहे हैं लोग, या गाने बना नहीं रहे हैं, अभी रील्स बना रहे हैं. तो हुक्स कंपोज हो रहे हैं, गाने का हुक चाहिए बस, बाकी आगे पीछे क्या होगा नहीं फर्क पड़ता. और ऐसा गाना होना चाहिए जो रील में चले. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ मतलब ये नया चैलेंज है बिल्कुल, और खास करके पर्सनली मैं बोलूँ तो वो जो मनड़ा लीधा मोहिराज चल गया. સખત ચાલ્યું છે. अरे यार સખત ચાલ્યું છે. નવરાત્રી પૂરી થઈ તો 5.5 લાખ રીલ્સ હું આમ ઘણું બેઠો मैं जिंदगी में आटલું બધું નથી જોયું, और कभी सोचा भी नहीं होता गाना बनाते वक्त आपने कि ये इतना चल जाएगा रील्स में स्पेशली. पर फिर हाँ वही कि आप वो स्टडी क्या देते हैं कि पूरा 3 मिनट का गाना, उसमें से कौन सा 30 सेकंड का टुकड़ा जो रील्स में बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका कोई रीजन होगा. कि पूरे 3 मिनट में से अगर वो 30 सेकंड ज्यादा चिपक रहा है तो उसका अपने आप में कुछ एक अलग फीलिंग होगा या फ्लेवर होगा पूरे गाने में. तो ये अलग बात हो गई. पर मुझे नहीं लगता कि गानों पे रील्स का प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए. गाने गाने हैं, उनको अपनी तरीके से आज़ाद रहना चाहिए, और डेफिनेटली नया ट्रेंड है, पर हर गाना रील के लिए नहीं बनना चाहिए. फिर तो वो वापस जिंगल वाली बात हो जाएगी कि गाने में एक जिंगलिश 30 सेकंड का टुकड़ा डाल दो, आपको पता है कि ये रील मटेरियल है, बाकी 2.5 मिनट का मेरा गाना अलग है. ऐसे नहीं हो सकता. गाना अपने आप में इंटैक्ट होना चाहिए, और गाने का एक अपना वजूद है, तो उसको उसके साथ हाँ वैसे भी ब्रीफ होते हैं और सिचुएशंस होते हैं और फनी गाने भी होते हैं, कुछ वैसे भी गाने होते हैं आपको पता है कि ये मज़े के लिए ही है, ये कोई किसी के प्लेलिस्ट में आएगा तो भी 2 महीने के लिए, ये कोई लाइफ टाइम इसके साथ में रहने वाला गाना नहीं, तो क्लैरिटी होता है. वैसे गाने में बिल्कुल ऐसा कोशिश करना चाहिए, उसमें बुराई भी नहीं है, पर हर गाने के साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए. So, would you want to add something to this? The reel. When Bhargav was saying, मैंने हंस के क्षितिज को बोला कुछ गाने रील्स के लिए होने चाहिए पर कुछ फील के लिए भी होना चाहिए. सही बात. So, अरे तालियां हो जाए यार इस डायलॉग. ये रीलेबल कंटेंट है. so I think Bhargav as lyricist we should have a bank. ये रील वाली फाइल, ये फील वाली फाइल. तो जैसे और ये मतलब एक ट्रेंड है, और आई एम नॉट गोइंग टू बी नॉट ऑनेस्ट अबाउट इट. मैं भी जब काम के बीच में डेडलाइन सर पे होती है पर इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मज़ा आता है. और वो जो अभी क्षितिज में और भार्गव हंस रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने लिखा था कि हमारी आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि व्हाट्स द सॉन्ग, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक, फिर इसके बाद क्या आएगा, रख लो छुपा के हाँ, तुझको तो मैं फिर लैला. वो तो अलग गाना है, वो सेम गाना नहीं है. मतलब नो नो नहीं इतना भी नहीं गए गुजरा है आज का जनरेशन, उनको पता है 2 अलग अलग गाने हैं. बट हाँ, तो मैं नहीं कुछ, आई डोंट वांट टू रियली कमेंट ऑन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सबका अटेंशन स्पैन, जैसे मैंने परसों इंस्टाग्राम पे लिखा था कि आई डोंट हैव एन अटेंशन स्पैन, आई हैव अटेंशन SP बिकॉज वो इतना ही छोटा हो गया है. बट एट द सेम टाइम एज अ राइटर इफ यू आस्क मी, थोड़ा दुख होता है क्योंकि कई गाने ऐसे हैं जिनकी लाइंस आपको लगता है ये बेस्ट वर्क है, वो लोगों तक पहुंचती नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है और आपको बहुत दुख होता है, बिकॉज जैसे अगर बुद्धू समन वाज अ हिट सॉन्ग और सबने सुना है, थैंक यू, बट ठहर जा भी सबने सुना है, बट जैसे एक गाना है जो मैं भार्गव को भी बता रही थी, लव पर स्क्वायर फुट, एक फिल्म आई थी विकी कौशल की, लव पर स्क्वायर फीट. या सो उसमें मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था जब मुझे ये ब्रीफ दिया डायरेक्टर ने कि एक कपल है जो एक घर ढूंढ रहा है बॉम्बे में, मुंबई सिटी में घर ढूंढ रहा है. तो वो हार्ट ब्रेक और एक वेडिंग पंजाबी सॉन्ग और एक प्यार वाला गाना, ये तो होता ही है हर फिल्म का फॉर्मेट. तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मुझे कुछ ऐसा अलग ब्रीफ आई है, और मैंने वो मैं कह रही थी कि मैंने दिल निकाल के रख दिया था उस गाने की एक एक लाइन में. वो मुझे अभी तक इफ़ यू आस्क मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है, पर वो किसी को नहीं पता है, बहुत कुछ लोगों ने ही सुना होगा. So I'm just going to say a few lines of that song. प्लीज. It had Vicky Kaushal and Angira Dhar, and the song is, so they are dreaming about a house, owning a house in Mumbai, and it goes like, जहाँ से दिखे सारा जहाँ, जरा पास हो वो आसमां, जहाँ चांद आके झांके जब भी खुलती हो खिड़कियाँ, जहाँ चेहरे पे छींटे पड़े
जब ले समंदर करवटें, जहाँ सब हो अपना, ना किराए पे मिले खुशियाँ। क्या बात। और उसका एक सेकंड अंतरा था जो मैंने लिखा, और मुझे लगा अगर डायरेक्टर ने बोला ये नहीं जाएगा तो मैं गाना हटा लूंगी, पर मैं ये चेंज नहीं करूंगी। तो डायरेक्टर आनंद तिवारी और मैं बैठे थे, मैंने कहा आनंद अगर ये अंतरा रिजेक्ट किया तो मैं करूंगी नहीं गाना। तो आनंद ने कहा क्या लिखा क्या है बताओ। तो उसका सेकंड अंतरा है, द गर्ल इज सिंगिंग, बारिशें खुल के जब भी घर हमारे आए, गाने गुलजार के हम मिल के गुनगुनाएं, सौंधी सौंधी सी खुशबुओं में भीगे दोनों, अदरकी चाय की चुस्कियाँ लगाएं। एंड आनंद इज ऑल्सो गुलजार साहब फैन, सो ही वाज लाइक अरे ये कैसे हटाऊंगा, एंड देन द सॉन्ग हैपेंड। बट वो किसी को पता नहीं है ये गाना। नहीं तो गुलजार साहब की बात की है इसीलिए मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। बहुत ऐसे रूमर्स होते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग विथ रेडियो फॉर द पास्ट 15 years एंड आई हैव प्रीटी मच इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो एक इंडस्ट्री में ऐसी बैकडोर गॉसिप होती है कि अरे गुलजार साहब खुद थोड़े लिखेंगे, जावेद अख्तर खुद थोड़े लिखेंगे, वो तो किसी से लिखवाते हैं, वो खाली साइन करके आगे दे देते हैं। द सेम इज बीइंग सेड फॉर म्यूजिशियंस कि यार रहमान खुद थोड़े कंपोज करेगा भाई, उसकी तो टीम होती है। फिर वो बोलेगा अच्छा सुनाओ क्या है, अच्छा ये अच्छा ओके दे देंगे। तो डज गुलजार साहब हैव अ गोस्ट राइटर? तो ये क्वेश्चन के शुरू में क्षितिज ने कहा एक गॉसिप है, तो आंसर भी उसी में ये गॉसिप है। बट बिकॉज वी आर जोकिंग अबाउट इट, और क्षितिज ने ग्रीन रूम में कहा था मैं पूछूंगा, मैंने कहा ऑफ कोर्स यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज एक तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। पर क्षितिज ने कहा नहीं मैं तो पूछूंगा, घोस्ट राइटर्स वाली बात सच है। तो मैंने मजाक में बोला था कि ठीक है अगर पूछोगे तो मैं बोल दूंगी हाँ मैं ही हूँ वो घोस्ट राइटर, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं। आई थिंक इट्स जस्ट गॉसिप। आप इतने सालों का बॉडी ऑफ वर्क देखिए और इतने ब्यूटीफुल गाने लिखे हैं, एक बार दो बार की बात नहीं है। सो of course it's not. So as a lyricist, let me ask this to Bhargav and then come to you, Abhiruchi. What are your favorite lines from someone else? बहुत सी मतलब कोई एक बहुत सारे हम- फेवरेट लिरिसिस्ट भी हैं। मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो अमिताभ भट्टाचार्य मेरे बहुत फेवरेट है। हाँ। क्योंकि रेंज जो मिलता है, हर किस्म के गाने दिए हैं और वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है, क्यों ना आज कभी मूड में नहीं थे ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो एक बेंचमार्क से तो नीचे उतर के कभी काम आता ही नहीं है, तो वो मुझे पसंद है। गुलजार साहब का तो कौन नहीं है मतलब कौन fan? fan नहीं होगा हाँ, तो जैसे आप गुलजार साहब की बात करते तो मुझे बहुत सारी लाइंस याद आ रही थी कि जैसे बात की कि कोई उनके लिए लिख रहे, कोई कैसे लिखेगा कि वो जब नाखून कुतरती है तो चंदा घटने लगता है, या फिर कोई कैसे लिखेगा ओस में गोली मिंट की गोली निरी खुशबू बीबा, कन्नी से काटे मांझे की डोरी काटेगी तू बीबा। तो बहुत सारे गाने, वो सिग्नेचर है उन सबका, तो वो कोई कभी कैसे लाए, सबका अपना होता है। Okay. How many of us here are Gujaratis or understand Gujarati? Okay, so I'll just ask one Gujarati specific question to Bhargav because he's very closely associated with the Gujarati industry. આપણા ગુજરાતમાં એવું કહેવાય છે કે બાર ગાવે બોલી બદલાય. बिल्कुल। એનો મતલબ એ કે to translate that to Hindi means every a couple of kilometers that you go, the language changes, the dialect changes. In Gujarat, in fact, that relates to the entire India. True. Every 100 kilometers, the culture changes, the food changes, the clothes change, their professions change. ચરોતરમાં જાઓ અને સૌરાષ્ટ્રમાં જાઓ તો આસમાન જમીનનો ફરક તમને જોવા મળે. સુરતમાં જાઓ અને પાટણમાં જાઓ તો આસમાન જમીનનો ફરક તમને જોવા મળે. बिल्कुल। So does that impact you when you write or compose? Because then when you write for a Gujarati film, it is pan Gujarat. Right. So a person in Saurashtra will also watch it and a person in Surat will also watch it. What happens to that dialect? કોઈ ફિલ્મ જો કોઈ પર્ટિક્યુલર બેકડ્રોપમાં કે કોઈ રીજન સ્પેસિફિક કે કોઈ પીરિયડ સ્પેસિફિક જ્યારે વાર્તા હોય ને ત્યારે આ બહુ જરૂરી બની જાય છે। જેમ કે હું વિઠ્ઠલ તીડીનું એક્ઝામ્પલ આપું તો વિઠ્ઠલ તીડી સૌરાષ્ટ્રમાં 80sમાં સેટ થયેલી વાર્તા છે। Right. તો એના અમુક ગીતો બહુ કાઠિયાવાડી ડાયલેક્ટ સાથે છે। એનું ટાઇટલ સોંગ હોય કે બીજા એ પ્રકારના ગીતો હોય, વચ્ચે એક લવ સોંગ છે કે જેને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્પેસમાં તમે ટ્રીટ કર્યું એટલે એ થોડી ગુજરાતી લેંગ્વેજ લાગે તમને, કાઠિયાવાડી નહીં લાગે। સેમ વે હું કરસનદાસની વાત કરું જેમાં પેલું હીરોનું એન્ટ્રી સોંગ છે આઈ જ્યો। Aijio. હા, તો આપણે આવી ગયો બોલીએ, Right. આઈ ગયો બોલીએ, આઈ ગયો બોલીએ। Aijio. સૌરાષ્ટ્ર હોય તો આવી ગયો બોલીએ। હવે ઉત્તર ગુજરાતી આઈ જ્યો, Aijio. તો એ હુકમાં જ એવો વર્ડ લાવવો એક ક્રિએટિવ કોલ હતો, પણ એ પાત્રની ભાષા જ આખી ફિલ્મમાં જ્યારે એ છે ત્યારે હું એનાથી છૂટીને એક ગીતમાં કેવી રીતે બહુ અલગ જઈ શકું। અને એના રેફરન્સીસ બી એવા છે કે એકીનું એક અને બે કીના પહોંચ વ્યવહાર રોકડા,
તો યુ નો એમાં બહુ લિરિસિઝમ પણ ન બતાવી શકો તમે ત્યાં. એ લેંગ્વેજની જે એક પેટર્ન છે કે રિધમ છે એને ફોલો કરવી પડે. એટલે ડાયલેક્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે જાણવા માટે પણ. અને લિરિસિસ્ટ તરીકે તો તમારી સજ્જતા જોઈએ જ કે મે બી કદાચ જેમ કે તમે બરોડાથી છો, હું સૌરાષ્ટ્રથી છું, પણ બાકીની ડાયલેક્ટ સાથે પણ એક ઘરોબો તો હોવો જ જોઈએ તમારે. અને એ જાણકારી એટલી તો હોવી જ જોઈએ કે તમે ક્યારેક એમાં લખી શકો. અને એના માટે કાન ખુલ્લા રાખવા પડે, સાંભળતા રહેવું પડે. Right. So dialect is important, especially if the character is, portraying a particular person from a particular space, place, or time, and then obviously the work has to relate to that. Any questions from the audience so far? अगर किसी को कुछ पूछना है, yeah, you want, so you can. Do we have a mic? Okay, there is a mic. So let the mic come to you, and then. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. So, while we're talking about songs, so the very genuine thing that comes to my head is that pehle we had a very retro phase of songs, so which were before the 1990s wala, and then Kishore Kumar ka era and all. And now we have, then we had this very fast moving pace songs right now recently, जिसमें now we are having remakes जो पुराने गाने वही वापस आ रहे हैं. So do you feel anywhere down the stage that we're gonna have those retro songs back, जो एक वो slow moving songs होते थे, कभी बड़े अच्छे लगते हैं, जो एक तरह से जो इनका एक persona था songs का, वो वापस से आएगा era? Have you seen Kala on Netflix? No sir. देख लेना, उसके गाने वही तो हैं, वो पहले का ही फील है. But yeah, I mean, I'd like to answer. I think दौर वापस पूरा वैसा आ जाएगा ये कहना मुश्किल है. It's too soon to generalize that. But जैसे क्षितिज ने बोला कला या फिर मोनिका ओ माय डार्लिंग, दोनों में गाने रेट्रो हैं because the films are set in a certain era. और बहुत ही ज़्यादा नाइसली रिसीव किया गया है दोनों ही एल्बम्स को. और अगर आप गाने सुने तो बहुत ही अच्छे, वो दोनों ही एल्बम्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. तो मुझे लगता है इट्स अ गुड चेंज. अगर ये हो रहा है तो बहुत, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत क्लटर ब्रेकिंग है मेरे लिए. And to be very honest, before Bhargav answers this question, what I think is that a good piece of art वो दिल तक पहुंचती है और वो पहुंचनी चाहिए, तभी उसको आर्ट कहा जा सकता है. It does not fall into these categories or barriers of genres कि कितना फास्ट है या नहीं है, क्या स्लो पेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल आजकल वो प्रतीक चल रहा है इतना कुवर्ड, तो प्रतीक का कोई जॉनर वो इट इज नॉट बादशाह, नाइदर इज अ डीजे और व्हाटएवर. अनूप जैन चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गिटार लेके गा रहा है यार. तो ये सब गुड म्यूजिक और गुड लिटरेचर, गुड आर्ट विल ऑलवेज रीच अ गुड हार्ट. ये मैं समझता हूँ, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. तो डजेंट मैटर कि पहले का, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले के गानों में सोल ज़्यादा था, पहले मेलोडियस थे. हाँ, पहले के गानों का शेल्फ लाइफ ज़्यादा है कुछ गानों का, बट दैट डज नॉट मीन दैट दैट वाज गुड आर्ट एंड दिस इज नॉट. सेकेंडली, पहले भी बकवास गाने बने हैं. इन ऑल ऑनेस्टी बहुत मीडियोकर गाने पहले भी बने हैं. वो गाने की हम बात कर रहे हैं जो क्लासिक्स हैं. हाँ, हमारे साथ रह गए. राइट. किशोर कुमार ने भी कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो पता नहीं क्यों गाए हैं, पर गाए हैं. सबको घर चलाना है और सबको, हाँ मतलब, तो दैट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है. जैसे आपने एक वर्ड यूज किया ना कि पहले के गाने रेट्रो होते थे. नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तब हम उसको रेट्रो बोलते हैं. उस टाइम पे तो वो भी मेन स्ट्रीम ही थे. हाँ, तो उस टाइम पे शायद वो जब गाने बने तब भी वो एक जनरेशन होगी कि वो 50s और 60s के गाने तो पहले बनते थे, ये तो क्या बन रहा है. तो ये हर जनरेशन के साथ रहा है. जब भी कुछ नया हुआ है या साउंड चेंज हुआ है इंडस्ट्री का, और 60s 70s की खास करके बात करें कि एक RD बर्मन नाम की जो घटना घटी इस इंडस्ट्री में, उसको RDX कहा जाना चाहिए. एक्सप्लोजन हुआ. कोई ऐसा नहीं कह सकता म्यूजिक कंपोजर के RD के बाद में जो आया है कि वो RD से होकर नहीं गुजरा है. बहुत इन्फ्लुएंस किया है सबको ही. तो वो एक साउंड चेंज हुआ है, गियर शिफ्ट हुआ, तो गाने बदले, सब कुछ बदला, म्यूजिक बदला. तो वो बदलना ही है और प्रोसेस है, उसमें कोई अच्छाई बुराई वाली बात नहीं है. And with technology everything changes. So the way you study now in classrooms and the way we have studied in college or university or school is very different. हम लोग के पास तो फोन ही नहीं होते थे. हमको एक बुक इश्यू करवाने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था फिजिकली. फिर वहां जाके अगर वो बुक किसी और ने इश्यू करवा दी है तो वेट करना पड़ता था कि कब बुक वापस आएगी, कब हम इश्यू करेंगे.
और आप लोगों के लिए एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स लिटरली. सो व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस. सो म्यूजिक में भी यही हुआ है. पहले एक लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करता था. किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इनफैक्ट टिल 80s ट्रैक रिकॉर्डिंग तो अभी अभी आया है. महीना महीना एक एक गाने के रिहर्सल्स चलते हाँ, थे. हाँ. एक गलती हुई वापस से पूरा वापस रिटेक. पूरा करो. सो ऑल सॉन्ग्स दैट वी नाउ हियर किशोर कुमार के या वो टाइम के, वो लाइव रिकॉर्डिंग, दोज वर लाइव कॉन्सर्ट्स इन देमसेल्व्स. So the entire band is performing, and if one person makes a mistake, then you have to start it from the top, you know. और आजकल ये होता है कि ड्यूएट गाने वाले सिंगर्स भी एक दूसरे को नहीं मिलते हैं. वो आके अपना पार्ट गा के चला जाता है, फिर फीमेल सिंगर आके चली जाती है, and that is how a song is composed these days. So changes happen. Okay, any further questions? Yeah, there are 2-3 I see. સો લાઈક હું ગુજરાતીમાં જ ક્વેશ્ચન પૂછું છું કારણ કે મારો ક્વેશ્ચન ભાર્ગવ સરને છે. Okay. મારે એ પૂછવું હતું, મેં હમણાં આરતી મેમને પણ સેમ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે લવની ભવાઈ જેવી મૂવીઝ, રાડો જેવી મૂવીઝ જેનું લાઈક ડિરેક્શન બહુ સારું છે, બટ પોઈન્ટ એ છે કે જે લોકોને ગુજરાતી આવડતી નથી એ જોઈ જ નથી શકતા. આજે જ હું મારી ફ્રેન્ડ જોડે આવતી હતી, હું એ જ વાત કરતી હતી કે મને લવની ભવાઈ બહુ ગમે છે. એને કીધું મારે જોવી છે પણ આવડતી નથી, તો હું કઈ રીતે જોઉં? Subtitles. બટ સ્ટીલ એ ફીલ ના આવે ને, તો આને તમે કઈ રીતે ઓવરકમ કરો? આ બહુ સવાલ કેવો છે. એક તો સ્પેસિફિકલી એ ગુજરાતી ફિલ્મ છે, રાઈટ? તો એ ગુજરાતી ભાષામાં જ હોવાની કે ગુજરાતી ભાષામાં જ હોવી જોઈએ. અને અત્યારે એવું છે કે આપણે કેટલા બધા લોકો આપણે OTTs પર જે જોઈએ છે, આપણે સ્પેનિશ કોન્ટેન્ટ જોઈએ છે, આપણે જર્મન જોઈએ છે, આપણે અરેબિક જોઈએ છે, બધું જ જોઈએ છે, રાઈટ? સબટાઇટલ્સ સાથે ઓફકોર્સ. તો એ આપણને એક ટાઈમ પછી બધું સમજાવવા માંડે છે. સેન્સિબિલિટી ભાષા અગત્યની નથી રહેતી. અને હવેની ગુજરાતી ફિલ્મ્સમાં સબટાઇટલ્સ પણ આવવા માંડ્યા છે. એટલે જે લોકોને કદાચ જોવું હોય તો એ બીજું વસ્તુ એ પણ છે કે લિંગ્વિસ્ટિક રીતે વાત કરું ને તો ગુજરાતી હિન્દીની ઘણી નજીક છે, રાઈટ? હા, મરાઠી, હિન્દી, ગુજરાતી આ બધું બહુ નજીક છે. એટલે ઘણા બધા શબ્દો એવા છે કે હિન્દી ભાષી કોઈ પણ હશે એને ગુજરાતીના અમુક શબ્દો પકડીને સેન્સ તો સમજાઈ જ જશે કે કહેવા શું માંગે છે. એટલે એટલું કલ્ચરલી અલગ નથી પડતું. એક્ઝામ્પલ આપું કે જેમ કે સાઉથ ઇન્ડિયન લેંગ્વેજીસ છે, એ આખો એક દ્રવિડિયન લેંગ્વેજીસનો એક પ્રકાર છે, તો એ બહુ અલગ પડે એક હિન્દી ભાષી માટે કે એ લોકો માટે હિન્દી, કારણ કે બહુ ડિઝાઇન વાઇઝ થોડું અલગ પડે છે, જ્યારે આ ભાષાઓમાં એવું નથી. એટલે આઈ થિંક કોઈ ગુજરાતી ન હોય તો પ્રયત્ન એકવાર કરી જુએ, એને સમજાશે. નહીં સમજાય તો પછી તમારા જેવા મિત્રો છે જ કે જેને પૂછે. અને મને એવું લાગે છે કે વોટ શી પ્રોબેબલી વોન્ટેડ ટુ આસ્ક ઇઝ કે કેમ એનું કદાચ હિન્દી ડબિંગ નથી થતું કે એવું કંઈક ના થવું જોઈએ ને. આઈ મીન કેમ ઇઝ ધેટ વોટ યુ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક કે વાય આર ગુજરાતી ફિલ્મ્સ નોટ બીંગ ડબ્ડ ઇન હિન્દી? ઓકે. હા, રાઈટ. હા, એટલે એ ગુજરાતી ફિલ્મ છે, એનું ડબિંગ થાય એમાં વાંધો નથી, પણ એની ભાષા તો ગુજરાતી જ રહેવાની છે, કારણ કે તો જ અહીંયાની વાર્તાઓ તમે કરી શકશો. અને એવા સ્કેલ પર જ્યારે બનતી થશે ગુજરાતી ફિલ્મો ત્યારે એનું ડબિંગ પણ થશે, જેમ KGF કે RRR આ બધી વર્ષ જે હમણાં રિલીઝ થઈ અમારી, તો એમાં એ હિન્દીમાં પણ ડબ થઈ છે અને બીજી ઘણી ફિલ્મો હવે હિન્દીમાં ડબ થાય છે અને બધું થાય છે. અને એવું પણ થયું છે, એવું પણ થયું છે કે બહુ સક્સેસફુલ ગુજરાતી પિક્ચર હિન્દીમાં રીમેક બનીને હિન્દીમાં ફેલ થઈ છે, એવું પણ થાય છે. એટલે આ તો ઇટ્સ આર્ટ, એટલે ગમે તે થઈ શકે એમ. ઓકે, ક્યાંકથી there was some question. Yeah, can we just send the mic? There are 2 questions, we'll take 2. Yeah, either ways you can. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक जब भी कोई सॉन्ग आता है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मोस्टली ऐसा होता है लाइक वी नो अबाउट द सिंगर्स ऑफ द सॉन्ग, बट लिरिसिस्ट के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है. सो व्हाई इज इट सो? यू आर माय फेवरेट गर्ल हियर. We are also partially to blame for it, the people in the radio industry. बिल्कुल यही है, गौर से देखिए चेहरा. But I think off late you guys have been doing it. You do mention the name of the lyricist as well. Yeah. क्योंकि बहुत झगड़ा हुआ था, सब लोगों ने बोला था कि नाम तो बोलो हमारा, तो फिर हमने बोला ठीक है हम भी बोले. एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूँगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट्स नहीं दिए जाते हैं, ये तो है ही है, पर एक लिसनर के तौर पे भी हमारा वो अप्रोच रहा नहीं है. मतलब बहुत ही लोग, बहुत कम लोग मतलब लिरिकली गानों को सुनते हो ना, आप धुन के लिए सुनते हो. कहीं किसी को गाना पसंद आ गया और लिरिक्स आपको समझ में आए, पसंद आ गए, तो शायद आप जहमत उठाओगे भी या नहीं भी उठाओगे कि ये किसने लिखा है. तो जैसे कि आपको शायद वैसा फील होता होगा कि कोई आपका पसंदीदा गाना किसने लिखा, आप जाके सर्च करते हो, पर सब नहीं करते हैं, ये नहीं फर्क पड़ता है लोगों को. तो ये थोड़ा सुधार, वो मैक्रो टू माइक्रो वाली बात नहीं, माइक्रो टू मैक्रो भी ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा सुधार सुनने वालों में भी लाना पड़ेगा, एक अवेयरनेस उधर भी ज़रूरी है.
मैं बस ये पहली बात तो कि दुखती रग पे हाथ रखा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बट एज लिसनर्स ऑल्सो हम, जो भार्गव ने भी बोला कि हम कितनी बार रुकते हैं क्रेडिट्स पढ़ने को, you know, कि किसने लिखा है ये गाना। एक शो था हॉटस्टार पे, आउट ऑफ लव, जिसके मैंने डायलॉग्स लिखे थे। मेरे खुद के छोटे भाई ने मुझे मैसेज किया, हे डिड यू राइट द डायलॉग्स? आई वाज जस्ट watching the show and I was like, Abhiruchi Chand. So I mean, and then that's how he noticed. So I mean, it's not, we can't really blame that credit नहीं मिलता है. In fact, ये काफ़ी, I don't know क्षितिज if you remember, 2 साल पहले हम सारे lyricists ने एक म्यूजिक वीडियो निकाला था। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, इसीलिए तो मैंने कहा बहुत डांट पड़ी है, तब जाके हम भी मेंशन कर रहे हैं। स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर, वरुण ग्रोवर, अन्विता दत्त, काफ़ी लोग थे जिसके बोल ही यही थे, तिनका तिनका पंख लगा के, दिल का पूरा चंक लगा के हमने गीत बनाया था। हमने सब जो भी एक नन्हा गीत बनाया था जिसे दुनिया सारी कूल कहे, कुछ तो था ऐसे, बाकी सारे भूल गए। हाँ, हमको ही तुम भूल गए, क्रेडिट दे दो यार। उस गाने की लाइन ही थी, क्रेडिट दे दो यार। तो काफी लड़ाई करनी पड़ी और अभी भी चल रही है वो लड़ाई। पर यू नो क्या होता है कि जब हम, देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज कि व्हेन यू आर हैप्पी यू एंजॉय द सॉन्ग, व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। दैट्स सो ट्रू। तो ये होता है कि जब हम एक्चुअली जब गाने को समझने की कोशिश करते हैं तब शायद जाके वो प्रोसेस शुरू होता है कि अच्छा ये किसने लिखा है, एंड देन मे बी यू एक्सप्लोर देयर अदर वर्क। बट या, सो आई डोंट सी अ सोल्यूशन टू दिस, इनफैक्ट नो वन डज। पर ये होना चाहिए, एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट तो मिलनी ही चाहिए। थैंक्स। या वी हैड अ क्वेश्चन। Good afternoon, sir. Sir, so I'm myself as a writer who writes शायरीज. तो recently I'm trying to write songs. तो कई बार क्या होता है ना कि जब songs लिखने बैठते हैं तो जो फॉर्मेट होता है ना शायरी का, वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। तो वो ओवरकम कैसे करें? आप कुछ जो भी आपने लिखा कुछ 2-1 लाइन सुनाएंगे आपको अगर याद है तो? गाने की सर? नहीं, आपने जो भी आप बोल रहे हैं शायरी लिखी है। शायरी? हाँ। ओके, तो मैंने रिसेंटली सर कुछ 2 लाइन की एक शायरी लिखी थी। इट इज़ लाइक, कई बार होता है ना जब लवर्स सेपरेट हो रहे होते हैं, है ना, तो इट्स लाइक 2 लवर्स है जो सेपरेट हो रहे हैं एंड दे डोंट नो कि फ्यूचर में उनका कांटेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बॉय है ना वो कंप्लेन कर रहा है कि अगर हम फ्यूचर में कभी मिले तो मैं तुझे पहचानूंगा कैसे। वो लाइंस क्या है? तो लड़की उसको रिप्लाई करती है, मैंने लड़की का रिप्लाई लिखा है 2 लाइन्स में कि एक काम करना, मैं तेरी याद रख लूंगी तू मेरी याद रख लेना, मैं तेरी याद रख लूंगी तू मेरी याद रख लेना, जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता हमारा, जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता हमारा, मुझे यकीन है मैं तेरी रूह पढ़ लूंगी। हाँ, तो ये कंपोजेबल है, ये इस पे बिल्कुल कंपोज किया जा सकता है थोड़ा उधर उधर होके। तो मतलब किस तरीके से गाने की शक्ल में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जब गाना लिखने में? मैं समझा नहीं। नहीं, मैं इस पे गाना लिखने का ट्राई नहीं कर रही थी, जैसे अगर आप सेपरेटली। हाँ, समझ गया। तो जिस तरीके से आप लिख रहे हैं वो अप्रोच में कोई गलती नहीं है, मतलब और आप पढ़ते हैं मतलब कुछ शायर लोगों को या किसी को? हाँ सर, मैं शायरी मैं गुलजार सर को पढ़ती हूँ, देन मैंने राहत इंदौरी सर की काफ़ी शायरीज पढ़ी हैं। अच्छा, इंस्टा पे जो गुलजार साहब के नाम पे आता है वो मान मत लेना कि उनका है, बहुत 90% उनका है ही नहीं। नहीं, मिर्जा गालिब, देन जॉन एलिया। राइट, तो आप सिर्फ उसको पढ़ते हो या उसको मीटर में पढ़ते हो? मीटर आपको पकड़ में आता है चीजें उसको? नहीं सर, मैं पहले उसे पढ़ती हूँ और उन्होंने वो क्या स्टोरी देख के किस इमोशन के साथ लिखा है, आई ट्राई टू डिकोड दैट फर्स्ट। तो आई थिंक थोड़ा सा क्राफ्ट पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि मीटर्स की बात है, इन्होंने शुरू में ही बात की कि भाई एक मीटर और रिदम का सेंस था। गाने पकड़ के जब अभिरुचि ने बात की कि उन्होंने लिखना शुरू किया, तो एक मीटर का और रिदम का एक सेंस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, राइम्स का। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए, अब ये सवाल इतना पेचीदा और थोड़ा ओपन भी है कि अब 2 मिनट में इसका जवाब नहीं हो सकता है। बट या तो आप जो गाने आपको पसंद है उन गानों का खाली लिरिक्स आप पढ़ो एक बार, या उसको बोलने की कोशिश करो, तो भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यू नो, आई थिंक आप कुछ इसमें व्हाट्स द नेम? जीवांशी त्यागी। जीवांशी। तो आई थिंक जैसे जो लाइंस बोली, मैं तेरी याद रख लूँगी तू मेरी याद रख लेना,
सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता. रिश्ता हमारा, मुझे यकीन है मैं तेरी रूह पढ़ लूंगी. हाँ, सो नाउ अगर इसको गाने में करना है, फॉर एग्जाम्पल भार्गव, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सॉरी सो जैसे मैं कह रही हूँ, शी सेइंग मैं तेरी याद रख लूंगी, तू मेरी याद रख लेना, सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता, मैं तेरी रूह पढ़ लूंगी, राइट? सो नाउ अगर आप स्ट्रक्चर देखो, मैं तेरी याद रख लूंगी, तू मेरी याद रख लेना, अगर आप कोई भी गाना लो तो आपको, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रिदम, कोई भी बताओ गाना यार, जैसे अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का तुम जुबां पे स्वाद रखना, या याद स्वाद. सो इन द लाइन्स दैट यू हैव रिटन एज शेर इट माइट वर्क, बट अगर उसको गाने में बदलना है तो मैं तेरी याद रख लूंगी, तू मेरी याद रख लेना, मैं तेरी रूह छू लूंगी, तू मेरी रूह छू लेना, समथिंग फॉर एग्जाम्पल, देन इट कैन बी मेड You're इनटू अ सॉन्ग. सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता, बताती हूँ तुझे, मैं तेरा नाम ले लूंगी, तू मेरा नाम ले लेना. नाउ दिस इज अ सॉन्ग. नाउ इफ यू सेंड इट टू भार्गव would turn it into a song, I'm sure. So this is just an example कि ये अच्छा बन गया यार, लिख लेना था. किसी ने रील बनाई कि नहीं? क्या कर रहे हो यार आप लोग, मतलब बन भी रहा है कंपोज. गिटार मंगवा रहा हूँ. you just had a song. हाँ, तो इसमें क्या हुआ, अगेन कनेक्ट, जो जैसे अभिरुचि ने करेक्ट किया ना उस चीज़ को, एक गाने की शक्ल दी उसको. थर्ड लाइन क्या है आपका, सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता, राइट? तो मैं तेरी याद रख लूंगी, तू मेरी याद रख लेना, व्हाटएवर, तू मेरी याद रख लेना, मैं तेरी याद रख लूंगी, सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये रिश्ता, मैं तेरी रूह पढ़ लूंगी. तो रूह पढ़ लूंगी, अगेन याद रख लूंगी के मीटर में जा रहा है, पर एक लंबा आपने जो छोड़ा बीच में. तो ये चीज़ें अगर ये कंपोज होने वाला है या किसी ट्यून पे लिख रहे हो और ट्यून का मीटर लंबा है तो आप उधर लंबा ये लिख सकते हो, बट अगर शायरी के फॉर्मेट में या शेर शायरी में जा रहे हैं तो उसका फिर मीटर करेक्ट होना थोड़ा एक रिदम में ज़रूरी भी है. वो आई थिंक पढ़ते पढ़ते, और जिन लोगों को आप पढ़ते हो उनको अगर रिदम में बोलना शुरू करोगे तब ज़्यादा, जैसे गालिब का आपने नाम लिया, मिर्ज़ा गालिब का, तो वो जो गाना था ना, फिर गुलजार साहब ने उसमें ऐड की थी चीज़ें, जिहाल मिस्किन मुकम बरंजिश, बहाल हिज्र बेचारा दिल है. तो ये अमीर खुसरो का पुराना कलाम है, यू नो, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है. तो उसमें फिर ऐड किया उन लोगों ने. तो ऐसे पुराने पोएटिक मीटर्स हैं जो आपको एकदम बोलने से भी काफ़ी चीज़ें, फिर आप जितना भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली मीटर में शायद आता जाए. तो एक रिदम का प्रैक्टिस ज़रूरी है. थैंक यू सर. You know what is the biggest challenge of an artist is to become one. First you have to consume a lot of art. तो आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा. ये सबसे पहला चैलेंज है. दूसरा चैलेंज इससे भी बड़ा है कि आप जिसको भी कंज्यूम कर रहे हो आप उनके जैसे ना बन जाओ. The originality in your art form has to remain there. Otherwise you will just become another Gulzar, which you don't want to be, right? You want to become someone else. I would want to become Kshitij. तो मैं भले उनको कितना भी पढ़ूं पर उनके जैसा नहीं, उनसे सीख के लिखूं. तो ये एक बहुत पेचीदा मेरे ख्याल से एक मसला होता है जो I don't know, I mean that is what my understanding is. I think you're absolutely correct. पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे लगता है जो सबसे बड़ा टीचर है, मुझे लगता है आप हर एक एक्सपीरियंस को कितना जी रहे हो, कितना ज़्यादा फील कर, आर यू फीलिंग इट इन योर बोन्स, एंड अनलेस एंड अनटिल यू डू दैट वो आएगा नहीं आर्ट में. आर्ट हैज़ टू कम फ्रॉम द हार्ट. इट कांट कम कि अच्छा आज गुलजार साहब जैसा कुछ लिखती हूँ कल प्रसून जोशी जैसे लिखूंगी. इट कांट, यू नो, क्योंकि वो भी अपने दिल से लिख रहे हैं. तो आप एक इमोशन को कितना ज़्यादा, चाहे वो लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो या फिर नया प्यार पाने की खुशी हो, जो भी चीज़ हो, unless you've lived that emotion and you have felt it, I don't think you can be true to your art. You know, this is a question which most of the artists will say कि हाँ ऐसा ही होता है. But I would want to know both of yours perspective. So a couple of years ago एक फिल्म आई थी Delhi 6. Have you guys seen it? Delhi 6 के सारे गाने अच्छे थे and I think उसमें जितने भी रहमान साहब ने किया था तो उसमें अलग अलग you know जॉनर्स हैं वो एक ही एल्बम में. एंड आई वॉज टॉकिंग टू प्रसून जोशी एंड आई टोल्ड हिम कि ये गाना कैसे लिखा आपने. मौला 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 मेरे मौला, दरारें दरारें हैं सर पे मौला,
मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। यार कौन लिखता है ऐसे, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। सो ही सेड के एक्चुअली इसका स्टोरी बहुत अलग है। द धुन वॉज कंपोज्ड बाय रहमान साहब, मौला 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 मेरे मौला, इतना कंपोज करके रख दिया था उन्होंने। और एल्बम हमको सबमिट करने का आखिरी दिन था, 6 आवर्स लेफ्ट, मतलब टाइप्स कि कल सुबह दे देना है कि इतने गाने ही हुए हैं। और ये गाना मैं लिख नहीं पाया था। मैं फिर से एक बार वो धुन सुना एंड आई टुक द पेन इन माई हैंड एंड सडनली ही सेड आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई कुड सी। मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे घर के सामने एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी और वो हर रोज वहां पर मजार पे जाके अपना मत्था टेकती थी, यू नो, प्रेइंग फॉर समथिंग। एंड आई जस्ट सॉ हर फॉर अ मोमेंट एंड देन आई रोट दरारे दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। और उसके बाद बोले पेन खुद चली है, मैंने ये गाना नहीं लिखा है। आई डोंट गिव दिस क्रेडिट टू माई सेल्फ फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग, आई गिव द क्रेडिट टू द डिवाइन इंस्पिरेशन। डज दिस हैपन? डिवाइन इंस्पिरेशन होता है कि डेडलाइन होती है? दोनों होता है। आई थिंक जो डेडलाइन थोड़ी ज़्यादा होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन किसी ने एक बार पूछा था मुझसे, और एक बार मैंने गुलजार साहब से पूछा था जब मैं उनको इंटरव्यू करने गई थी, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं बॉम्बे में उनके बंगलों में आई थी और मैंने कहा था कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर राइटर पानी के चश्मे के पास बैठेगा तो वो चश्मा ही देखता रहेगा, वो लिखेगा कैसे। और फिर इसी का जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा अगर मैं पहाड़ों में चली जाऊंगी लिखने को तो मैं सेल्फीज लेती रह जाऊंगी, शायद लिख नहीं पाऊंगी। तो लिखना, असली लिखना वही होता है जब अगली सुबह कंपोजर बोलता है कल सुबह 10 बजे गाना चाहिए और आपके पास बस 6-7 घंटे होते हैं। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनेक्डोट शेयर किया प्रसून जोशी के बारे में। मुझे लगता है अगर उन्होंने उस औरत को नोटिस नहीं किया होता तो एज अ राइटर, एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू just observe so much more than than a layman, because जैसे मेरी आदत है कि मुझे अपने आसपास के जितने लोग होते हैं मैं बहुत सवाल पूछती हूँ। आई नीड टू नो दैट पर्सन, भले वो सलोन में मेरा फेशियल भी कर रही होगी, मुझे पता होना चाहिए वो कहाँ से आती है, उसके कितने बच्चे हैं। आई जस्ट नीड टू, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चंस, बट आई थिंक ये शायद आर्टिस्ट होने का एक साइड इफेक्ट है कि आपको ऑब्जर्व करना है जो व्हाट लाइज बीनीथ, यू हैव टू नो पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। Yeah, anything that हाँ, you मतलब हर बार वो डिवाइन इंस्पिरेशन वाला किस्सा तो नहीं हो पाता। आप उसी की फिराक में होते हो और डेडलाइन चेस करते रहते हो, क्योंकि जब तादाद में काम करना होता है तब तो डेडलाइन ही होता है। बट हाँ, तो और हर गाना जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मैं दोनों ही उस पर बात करूँ कि मैं कंपोज भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो हर गाना वो वैसा नहीं होता कि जो मुझे उतना एक्साइट कर जाए कि उसके लिए एक काम है, काम के तौर पे भी लेना पड़ता है। तो उस तरीके से ट्रीट करो आप उसको। फिर एक कुछ गुर आपको पता होते हैं, आपने काम किया रहता है तो कुछ क्राफ्ट फॉर्मूलाज आपको पता होते हैं तो आप वो करके निकल लेते हो। हर बार वो नहीं होता है, पर हाँ बीच बीच में ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि आपको ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा टाइम लेके इस पर थोड़ा शिद्दत से काम करें, तो वो होता है। या और अगेन प्रसून जोशी वाली बात से एक छोटी सी बात याद आई कि कैसे आई थिंक रंग दे बसंती के गाने तो रहमान साहब का वही है कि धुन पहले कंपोज करते हैं ज़्यादातर। तो एक आध कोई टुकड़ा था कि उन लोगों ने रात भर, एक तो रात को काम करते हैं तो रात भर चेन्नई में बैठ के स्टूडियो पे काम किया होगा और फिर दूसरे दिन प्रसून जी को निकलना था दिल्ली। तो दिल्ली और कुछ लास्ट में जाते जाते एक धुन का टुकड़ा सूझा कि इसमें कुछ लिख दे यार। तो बोले कि सोचता हूँ इस पर नहीं आता है। बोले इधर कुछ म्यूज़िक बजा दो, ये लिरिकल लाइन नहीं है, ये म्यूज़िकल फ्रेज है, इधर कुछ बजा। तो कहने नहीं, इधर लिरिक्स चाहिए। तो वो पहुँच भी गए दिल्ली सुबह और टैक्सी में बैठे थे, वापस इनका फ़ोन आया, कुछ आया क्या रहमान साहब का, तो इन्होंने लिख दिया कि ये मान नहीं रहा है, जिद्दी 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 रहमान, दैट इज जिद्दी 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 अरमान जिद्दी हम। तो वैसा है वो। तो रहमान इतना जिद्दी है, मान नहीं रहा है, तो जिद्दी रहमान लिख दिया, तो फिर अरमान कर दिया। तो वैसे भी कई बार चीज़ें होती हैं। जी ओके, वी हैव स्पेस फॉर एट लीस्ट आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इफ देयर इज एनी वी कैन। या देयर इज, कैन वी सेंड अ माइक इन द फर्स्ट रो? Hello. So, adding to this, my question is that every time when you write song, how do you inspire yourself? Is it like जो आपको brief मिलता है उसी से आप inspire होते हो, या is it like कि आप जो trend चल रहा है उससे inspire होते हो, या is it something else? ट्रेंड से तो बिल्कुल इंस्पायर नहीं हो सकते, बिकॉज वो इंस्पिरेशन कहलाएगा ही नहीं, पहली बात। और क्या ट्रेंड चल रहा है किसी को नहीं पता, कोई भी चीज़ हिट हो रही है, कोई भी चीज़ हिट नहीं हो रही है, देयर इज नो फार्मूला
यू कांट से कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, ये गाना, कितने गाने होते हैं, आइटम सॉन्ग्स भी होते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं लगता. सो देयर कांट बी एनी ट्रेंड. इंस्पिरेशन यही होती है कि जब आपको ब्रीफ मिलती है, यू हैव टू, जो मेरा प्रोसेस है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम. And that needs, for me at least, I need pin drop silence when I'm doing that. जहाँ पे मुझे घुसना पड़ा, you have to get inside, whether I'm writing a script or dialogues, because थोड़ा drift है, पर dialogues भी लिख रहे होते हैं, तो आप एक टाइम पे 5 लोग हो, आप माँ भी हो, बाप भी हो, हीरो भी हो, हीरोइन भी हो, विलन भी हो, बच्चा भी हो. So to be 5 people, split personality at its best, and to be the person that you are while you're dealing with 6 other people, you have to just cut off. और तो that's the inspiration, that you understand the character, और वो कैरेक्टर क्या बोलेगा, किस तरह से बोलेगा, क्या फील कर रहा है, और वही इंस्पिरेशन होती है गाना लिखने की. बिल्कुल, आई थिंक वही बात है. ट्रेंड से तो बिल्कुल ही आप प्रभावित नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए. क्यों होना चाहिए? पर वही है कि जैसे मुझे याद आती है एक बात, आनंद बख्शी साहब जो बड़े लिरिसिस्ट हो गए, तो उन्होंने एक बार कहा था कि न धुन हिट होती है, न बोल हिट होता है, सिचुएशन हिट होती है. तो अगर एक टेम्पलेट सिचुएशंस हमारे यहाँ होती है कि मतलब प्यार हो गया, गाना आ गया, दिल टूट गया, गाना आ गया, पार्टी की, गाना आ गया, कुछ और कर लिया, गाना हो गया. तो उसके अलावा जब आपको सिचुएशंस कई बार मिलते हैं, जो सिचुएशन या तो इंटरेस्टिंग हो, या उस सिचुएशन में आपके कैरेक्टर का जो इमोशन है वो इतना इंटरेस्टिंग या अलग शेड्स वाला हो, तो कई बार वो चीज़ ट्रिगर करती है और इंस्पायर करती है लिखने को. तो हाँ, इंस्पिरेशन ऐसी ऐसी चीज़ों से मिलती है, बाकी तो कुछ खास उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है. और बहुत बार इंस्पिरेशन नहीं मिलती और फिर भी लिखते हैं गाने. हाँ, और वो चल भी जाते हैं. तो पता नहीं, किसी कोई इंस्पायर हो जाता है उससे. Actually, no one knows what works and what doesn't work. It's all a gamble, right? तो as an artist, कोई भी आर्टिस्ट यही सोचता है कि we put our best foot forward. और उसके बाद अगर वो चलता है, चल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं चलता है तो move on to the next. That's what an artist's life is, or probably should be all about. One last question I can take, perhaps. There was one hand from, yeah. This guy here wants to ask a question. Okay. Oh, you already have a mic. Okay. हेलो सर. Hi. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पुराने आर्ट फॉर्म्स है लाइक कवाली एंड ऑल, ठीक है, तो जैसे नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, तो उनके कुछ सॉन्ग्स है जो उनकी जो कवाली है, जैसे मेरे रश के कमर, सांसों की माला वगैरह, सो दे आर बीइंग रीमेक्ड इनटू लाइक अभी के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है उसमें, जैसे मेरे रश के कमर आपने सुना. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि डज इट लाइक ये जो रीमेक्स बन रहे हैं, तो क्या वो ओरिजिनल आर्ट फॉर्म के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे रश के कमर वो पहले ओरिजिनल सुना ही नहीं था. एग्जैक्टली. तो ये सुनने के बाद शायद 15 बार मेरे रश के कुमर अभी का वर्जन आपने सुनने के बाद एक बार तो मन करेगा ना कि वो भी जाके मैं सुनूं कि ओरिजिनल क्या था. तो आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल की बात इसमें नहीं है. क्यों एक नए कपड़े पहना के किसी चीज़ को प्रेजेंट करने में, वो कपड़े कैसे पहना रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. मतलब कितनी छेड़खानी ओरिजिनल के साथ हो रही है वो डिग्री मैटर करती है, कि कितना आप पूरा ही उसको तोड़ मरोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो उसके साथ में. अगर उसका एक अपना सैनिटी था वो इंटेक्ट रहता है और उसके साथ में आप कुछ नया फ्लेवर देते हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए. वो एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए ताकि ये फॉर्म भी लंबा चले और उस तरीके से आप शायद वो ओरिजिनल वालों को एक्सप्लोर करो. No, but that is ambiguous, no, Bhargav? How do we measure कि कितनी छेड़खानी होनी चाहिए? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना यार. वही तो ह्यूमन एआई यही नहीं कर पाएगा, बस बाकी सब कर लेगा. चैट जीपीटी सब कर लेगा, यही नहीं कर पाएगा. पता लग जाता है. हाँ. Honestly, वो हम पीछे बात कर रहे हैं. वैसे ये subjective है, and I think the earlier question was also kind of similar. And what I think is that it doesn't really matter कि उसका recreate हो रहा है या नहीं हो रहा है. As long as it is reaching, even the new version, if it is reaching to people, then it's good. Ultimate तो बात यही है ना यार, अगर बिक रहा है तो अच्छा है, फिर बात खत्म करो. मतलब good और bad तो बहुत subjective है. Someone may find अमिताभ बच्चन टू बी एन एवरेज एक्टर, तो ठीक है ना, वो उसका चॉइस है. तो वो गुड बैड के तो डेफिनेशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए. इफ इट वर्क्स, इफ द न्यू वर्जन वट एवर वर्क्स, देन इट्स गुड. खत्म. या थैंक्स. ये तुम लोग सवाल पूछ के खड़े क्यों रहते हो यार? बैठ जाओ आराम से, मतलब चिल मारो लाइफ में. क्या इतना अच्छा क्लासरूम टाइप का फील हो रहा है क्या किसी को? शुड वी ब्रेक दैट फील? सो डू यू वांट भार्गव टू सिंग समथिंग? सो आई हैव अ गिटार जो मैंने अभी मंगवाया, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐसा स्पाइस अप करते हैं. तो
ચલો ગુજરાતી અરે ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી જે હશે બધું ચાલશે. સંગીતભાઈ ગિટાર લાવો યાર મેરા. તો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ વિલ ડુ સમથિંગ ફન. ठीक है. સાથે આવડતું હોય તો ગાજો. જો કે બહુ બધા લોકો આના ખોટા લિરિક્સ ગાય છે, ખોટા બી ગાજો ચાલશે. હા. माइक यहाँ पे रखना, गिटार पे रख थोड़ा, बस बीच में रखा. 1 2 3 4. હે અંધારી આ રાત ઝગમગતી ચમકી રે, અણધારી અજવાળી તમે અમથે અમથી રે, ચાંદો વાદળ પાછળ જાતો જો ને શરમથી રે, ઘેરદાર ઘૂમતા રૂપરૂમ ઝૂમતા હૈયા ને ચોરે આજ, ગોરી તમે મનડા લીધા મોહીરાજ. હે ઘેરદાર ઘૂમતા રૂપરૂમ ઝૂમતા હૈયા ને ચોરે આજ, ગોરી તમે મનડા લીધા મોહીરાજ, ગોરી તમે મનડા લીધા મોહીરાજ. વાહ વાહ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ક્ષિતિજને કંઈ ગાવું હોય તો આઈ પકડો. પેલું ઠહેર જા ગઈએ ને અભિરુચિ છે. યસ, આપણે ગઈએ. અભિરુચિ ગાશે. અરે કયું? ડાકલા. દાખલા ગિટાર પર યાર કેવું લાગશે? ડાકલા ડાકલા વગર કેવું લાગશે? દાખલા વગર કેવું લાગશે? अरे मुझे प्रीति ऐसे भरा मत दो, मेरे को याद भी नहीं है लिरिक्स क्या लिखे थे मैंने यार. गूगल पे देख लेंगे ना कितना टाइम लगेगा. મને તો યાદ નહીં આવે. ગૂગલ કરી લઈએ કે એવો કોઈ વિષય નથી. और कुछ? ચાંદ ને કહું જીગરદાન ને બોલાવવા પડશે. ચાંદ ને કહું ક્ષિતિજ ને આવડતું હશે. હાથ મે કેવું સ્ટાર્ટ થાય છે? એ તો એટલું તો યાદ છે, પછી આગળ હુક તો યાદ છે, રીલ બને એટલું. ખૂટે ભલે વાતો પણ વાતો આ ખૂટે નહીં, વાતો એવી તારી મારી, ચાલતી રહે આ રાત ચાલતી રહે સદા, મીઠી મીઠી વાતો વાળી ચાંદને કહો આજે હાથ में नहीं, ચાંદને કહો આજે હાથ में नहीं, પડવીતી જાય ના વાત રહી જાય ના, આ વાત અધૂરી આજે ચાંદને કહો આજે हाथ में नहीं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, चांदने कहो आजे हाथ में नहीं. थैंक यू. जो गाना अभी अभी आपने सुना उसे लिखा था नीरेन भट्ट ने, उसके कंपोजर थे सचिन जिगर. हम तो लिरिक्स देना नहीं, हाँ क्रेडिट देना नहीं चूक और आप सकते. सुन रहे हैं KLFF रेडियो, ऐसा भी बोल रहे हैं.
So ये तो काफी एकदम ही impromptu था और ऐसे ही कर लिया. But if Abhiruchi wants to sing something, we will be more than happy to. Okay, so before I bring this conversation to an end, one last question to Abhiruchi. How does it feel when you are writing dialogues? ये एक अलग संजू फिल्म कितनों ने संजू वाली हाँ देखी ना सबने तो संजू में डायलॉग्स कोलैबोरेट किया था अभिरुचि ने. Like I said, she's also associated with Gangubai. But let's talk about writing dialogues. So do you know the character, वो क्या कर रहा है फिल्म में, उसके साथ क्या हो रहा है, and then you write the dialogues, या फिर आपको सिर्फ वो situation के ऊपर बेस्ड डायलॉग्स लिख रहे होते हैं? तो डायलॉग राइटिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट आर्ट ऑफ कोर्स फ्रॉम लिरिक्स राइटिंग. एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट भेजी जाती है जिसमें स्क्रीन प्ले होता है. स्क्रीन प्ले मतलब जो सीन्स हैं हमारी फिल्म में, वो सीन्स होते हैं जिसको आपको पढ़ के यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टोरी है. वो स्क्रीन प्ले पढ़ के यू अंडरस्टैंड, यू गेट अ फेयर आइडिया. और फिर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है वो 100 पेजेस पढ़ने के बाद कि कैरेक्टर की क्या, व्हाट डज इट वांट, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट आर द स्ट्रगल्स. And then, like I say, that to be a good dialogue writer, you have to understand human nature really well. You have to understand the psyche of the human behavior. तो अगर वो है आपके पास आर्ट, then you know कि अगर ये सिचुएशन हुई है कि अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई है और अगर कोई तीसरा बंदा आता है तो because you are two different people, Kshitij might react differently and you might react differently. So Yeah. वो समझना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप you can write. Okay. One last question to both of you. So I'm sure आपका बैकग्राउंड स्टडी कॉलेज वॉलेज सब बहुत डिफरेंट होगा और आर्ट जब जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एंड ऐसा अक्सर आर्टिस्ट के साथ होता है क्योंकि जनरली आर्टिस्ट की लाइफ में आर्टिस्ट बनना प्लान बी होता है. घर वालों ने प्लान ए दिया होता है, इंजीनियर बनो या MBA बनो या कुछ भी और बनो. Any message that you would want to give out to most of the people here are students? How to stay connected to art, if not become an artist? तो कैसे कर सकते हैं वो एक इंस्पिरेशनल मैसेज हमारी जेन जी के लिए? आई थिंक आर्ट से भी ज़्यादा कनेक्टेड रहना लाइफ से ज़रूरी है क्योंकि लाइफ अभी बहुत टेम्पलेट हो गई है, हम सबकी एक जैसी हो गई है, हमारे एक्सपीरियंसेस एक जैसे हो गए हैं, हमारा रूटीन एक जैसा हो गया है. उसको ब्रेकआउट करके एक नए नए एक्सपीरियंसेस लेना और उन एक्सपीरियंसेस को शिद्दत से जीना, ये बहुत मिस हो रहा है. तो जैसे बीच में अभिरुचि ने अभी बात की कि वो कोई एक इमोशन आपने कितना जिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपके आर्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं. तो सब जो एक जैसा ही हम जीने लगे अभी और जो चीज़ें करने लगे उसको थोड़ा उससे निकल के नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना, नई चीज़ें करना, जो हमें अपने लिए मुश्किल लग रही है वैसी चीज़ें करना, ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ एक फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस हो. मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं आधी ज़िंदगी गाँव में रहा हूँ, आधी ज़िंदगी अहमदाबाद में. तो मुझे अभी पता चल रहा है कि दोनों ही वर्ल्ड का बेस्ट मैं अपने आर्ट में ला पा रहा हूँ उस वजह से, क्योंकि मैंने वो गांव वाली ज़िंदगी भी देखी है जो एक अलग है और ये भी एक ज़िंदगी है. तो ये एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं कि लाइफ ने क्या क्या दिया है और आपने किस तरीके से, आप उससे बच के तो नहीं निकल गए, उसको जी लिया, दुख हुआ तो दुख, सुख हुआ तो सुख. तो आई थिंक वो एक ज़रूरी चीज़ है. फिलोसॉफिकल बात है पर मैसेज तो ऐसा ही होना चाहिए. मतलब भार्गव ने बोला, आई डोंट वांट टू इलैबोरेट टू मच ऑन दिस, और जो मैंने पहले भी बोला था कि कितना जिया है आपने ज़िंदगी को, ये बहुत ही लाइक ही सेड फिलोसॉफिकल बात लगती है, क्लीशे लग सकता है, बट ये बहुत ज़रूरी. और मैं भी छोटे शहर से आती हूँ और फिर दिल्ली गई थी क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय उस ज़माने में एक वो था कि IT किया तो लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से फेल होती रही C++ और जावा में. एक बहुत ही फ़नी किस्सा बता रही हूँ मैं क्विकली कि जावा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद प्रोग्रामिंग एंड जावा? ओके, सो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी एंड डोंट लाफ. पर जब पहली क्लास में जावा का मुझे समझ में आ गया कि हमारी हॉरोस्कोप तो मैच होती नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू, यू नो, इट्स जस्ट नॉट गोना वर्क आउट. जावा दे. और जावा का वाइवा हो रहा था और वो क्लास डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के शुरू में, यू हैव टू डिफाइन द क्लास. तो एग्जामिनर ने आके मुझसे पूछा, वेयर इज़ योर क्लास? तो मैंने बोला, सर क्लास ऊपर होती है, एग्जाम यहाँ हो रहा है. एंड ही जस्ट नॉडेड एंड वेंट अवे. मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा था, कुछ पूछा ही नहीं. उसके बाद ऑफ कोर्स जो हुआ वो यू ऑल नो. तो मैं आई थी कुछ और करने को, बट आई रियलाइज्ड कि ये छोड़ दूँ जितनी जल्दी उतना अच्छा है मेरे लिए. एंड आई गॉट इनटू जर्नलिज्म. और फिर
पर वो जो छोटे शहर का एक्सपीरियंस था और फिर दिल्ली में 10 साल में जो सीखा और फिर बम्बई आई, और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबसे स्पेशली बोलूँगी, बी वेरी क्यूरियस, डोंट गेट कंफर्टेबल, keep pushing yourself, get out of your comfort zone, otherwise then don't complain, you know. जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली की जॉब छोड़ी, मेरे पास कोई रीज़न नहीं था छोड़ने का, इट वॉज अ कंफर्टेबल जॉब, आई वॉज राइटिंग फीचर्स एंड आई वॉज गेटिंग पेड, बट मुझे मुंबई जाना था, मुझे कुछ लिखना था, इंडस्ट्री में काम करना था। 1 साल मैंने एक टीवी चैनल में काम किया, 2 साल फिर मुझे लगा अब एडवर्टाइजिंग भी करके देखते हैं, 2 साल मैंने एडवर्टाइजिंग किया, जिंगल्स लिखे, टैगलाइंस लिखी, फिर मुझे लगा सब करके देख लिया, नाउ आई एटलीस्ट नो कि मुझे फिल्मों में ही करना है, गाने लिखने हैं, स्क्रिप्ट्स लिखनी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जस्ट बी क्यूरियस, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, डजंट मैटर एक्चुअली। ये रिजेक्शन या फेलियर को हम डाइजेस्ट करना सिखाते नहीं है क्लासरूम्स में, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो वी आर ओनली कंडीशन टू बी विनर्स ऑल द टाइम, कि अगर हम रेस में उतरते हैं तो जीतना ही है, पर पॉसिबल ही नहीं है ना कि सब जीतेंगे, तो बाकी के लोग जो नहीं जीतते उनका क्या। सो वो कंडीशनिंग पहले से हर एक फील्ड में आ गई है, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। तो आप शायद 100 बार रिजेक्ट होके एक ही बार सक्सीड करते हो, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। सो ट्राई न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, इट डजंट मैटर कि उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ सीखना मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड बी क्यूरियस। आई टेक अ लॉट ऑफ लेक्चर्स और मैं उन लोगों से अक्सर ये पूछता हूँ कि आपके फ़ोन में सिम कार्ड का सिम का फुल फॉर्म क्या है बताओ। all of us use a phone, all of us have a SIM card. What does SIM stand for? है, it is an abbreviation, उसका है फुल फॉर्म। सब गूगल करके आना, मैं क्यों बताऊँ। मैं कुछ ऐसे ही फेक सा अभी बोल दूंगी, सिस्टमैटिक इंडेक्स मशीन, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सिम। तो ये हम वी डोंट टेक दैट एफर्ट ऑफ गूगलिंग कि हाँ ऐसे अब छोड़ने सु लेवा देवा, पर वो कब कहाँ कैसे काम आएगा यू डोंट नो। सो लर्न मोर थिंग्स, आस्क मोर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट। Thank you, Abhiruchi, and thank you, Bhargav. Can we have a huge round of applause for both of them for being here with us today morning and having a fun conversation. Bhargav also very sportingly sang a song. कुछ भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, गिटार शायद आप लोगों के सामने ही आया, तो ऐसे ही बैठे थे तो जैम कर लिया बस। And we wish them all the best and a lot of success in all the projects that you've been doing, and for everything that is कुछ। अब आप लोग लिरिक्स वगैरह देखते रहना और हम तीनों को फॉलो करना, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ अब क्या कर रहा हूँ कि इन 2023 यू विल फाइंड अ सॉन्ग विच इज़ रिटन बाय अभिरुचि एंड संग बाय मी, एंड 2023 में ही रिटन एंड कंपोज्ड बाय भार्गव एंड संग बाय मी। ये होने वाला है, तो आप देख लो। अब बोल दिया मैंने, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है, तो अब ये करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो फिर देख लो, मतलब ठीक है। थैंक यू गाइज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम वंस अगेन। यस, ओवर टू यू।